Okay, here we are. Okay, screen दिख रही है अब? ये मैम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. ओके, इन्वायरमेंटल इश्यूज हम कर रहे थे. पार्ट 1 हमने इसका स्टार्ट कर दिया था, है ना? कुछ टॉपिक किए थे और कुछ क्वेश्चंस किए थे, करेक्ट? यो मैम ठीक है. इन्वायरमेंटल इशू देखो कैसा क्वेश्चन आता है. इन्वायरमेंटल इशू में मेन जो तुम्हें मिलेंगे ना, वो मिलेंगे केस स्टडीज. ठीक है. केस स्टडी पे क्वेश्चन आते हैं जी. अगर तुम सबसे पहले पढ़ोगे इसमें, तो ये तुम्हारे साथ बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, है ना? तो एयर पॉल्यूशन में जो केस स्टडी आती है वो कौन सी सिटी की आती है? दिल्ली दिल्ली. दिल्ली की आती है, राइट? तो दिल्ली की जो केस स्टडी आती है, अब तो बोलोगे इस पे क्वेश्चन कैसे आता है. वो लिटरली केस स्टडी के पॉइंट्स उठा के क्वेश्चन में पुट करते हैं. 2022 में दिल्ली केस स्टडी से क्वेश्चन आ चुका है. आई थिंक 2 क्वेश्चन उसी से निकल के आ गए थे, तो 3 क्वेश्चन उससे आए थे. ठीक है. तो केस स्टडीज को बहुत ध्यान से करना है, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है. कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ की केस स्टडी हुई है, उसमें जो भी डेटा है, अगर उसमें लिखा है ना 41 पोजीशन पे आ रही थी दिल्ली इन वर्ल्ड एज बिंग मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली सिटी में 41 नंबर पे आती है, वो 41 नंबर पे. तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है. इस पे ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. तो केस स्टडी पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत बनते हैं. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से अच्छे खासे बन सकते हैं. ठीक है. समझ रहे हो ना? 3 क्वेश्चन अगर इसी चैप्टर से आए थे इकोलॉजी के, सो इट होल्ड्स अ वेरी गुड पार्ट, राइट? तो केस स्टडी पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है. जहां तुम फंसोगे वो पूछना है. ठीक है. तो हम थोड़े से पॉइंट्स कर चुके हैं, थोड़ा आगे चलते हैं. ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं. चलो बताओ. 2 क्वेश्चन चाहिए. एक मिनट रुकना. ये है 1 2 3 4 5 and 6. So this is 5 and 6. Start. There's one answer I got. Good, Sahil. That's the correct answer. Good, Anish. That's the correct answer. Very good. Now I get more answer. दिवेश, उल्टा लिख दिया तुमने. आंचल गुड. हाँ, पर आंसर सही है तुम्हारा. गुड हेमराज. गुड गुड पार्टिसिपेशन. ओके, स्टॉप. ऑल राइट. सो हमारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट. तो सल्फर पॉल्यूशन का एनवायरमेंट में पॉल्यूशन है, तो उसके बहुत अच्छे इंडिकेटर्स कौन होते हैं, ये हमने उसमें पढ़ा है. अगर तुम्हें इकोसिस्टम वाला चैप्टर याद है, तो वहां पे जो तुमने मॉथ वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, तुमको याद है? इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म वाला, उसमें पढ़ा था. आई थिंक वो इवोल्यूशन में पढ़ा था आपने. हाँ, इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म में इनके बारे में पढ़ा है. सो आंसर वुड बी सी सी. सी. तो लाइकन्स होते हैं वो पॉल्यूटेड एरिया में उगते हैं या नहीं? नो मैम नो मैम. नो मैम. नॉट ग्रो इन पॉल्यूशन. इसलिए जो मॉथ वाला एग्जाम्पल था, तो जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में जो ट्री के बाग थे वो थोड़े व्हाइटिश कलर के थे. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बढ़िया से लाइकन उगे हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल दिखते थे. लेकिन बाद में वो डार्क कलर के उगे थे क्योंकि लाइकन मर गए थे वहां से. ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन में लाइकन्स नहीं रहते. सो आंसर वुड बी सी, कि लाइकन की प्रेजेंस बता रही है कि यहाँ पॉल्यूशन है या नहीं, इसलिए मैं उसको इंडिकेटर कहूंगी. 6th इज allocation with luxuriant growth of lichen on the tree indicate that tree are very healthy, tree are heavily invested, location is highly polluted and pollution location is not polluted. तो अगर बहुत सारा लाइकन है पेड़ के ऊपर, तो वो एरिया कैसा होगा? लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड. पॉल्यूशन नहीं होगा. लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड. इसका आंसर ए नहीं हो सकता. ट्री इज वेरी हेल्दी. ठीक है, इसका ए आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो लाइकन है वो इंडिकेटर है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन की. वो ट्री की हेल्थ के बारे में आपको नहीं बताते. ठीक है. तो ट्री अंदर से डिजीज भी होगा, उससे लाइकन को कोई लेना देना नहीं है. लाइकन उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, उसके बाग के ऊपर, तो उसके पत्तों में कोई प्रॉब्लम है तो लाइकन को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो इसका आंसर ए नहीं होगा. ए में कंफ्यूजन हो सकती थी, बाकी इसका आंसर डी होगा. समझ आई? यस मैम. अब देखो, एक बार अपना एनसीईआरटी खोलो, मुझे बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ. तो पॉल्यूशन में हमने सबसे पहले एयर पॉल्यूशन है. ठीक है. पहले पेज पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के बारे में लिखा होगा, डेट याद रखनी है. एयर पॉल्यूशन में जो आप पढ़ते हो, एयर पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये सब पढ़ते हो. फिर आता है आपके पास उसको साफ करने का तरीका, है ना? इसमें केस स्टडी किसकी आती है?
केस स्टडी आती है हमारे पास दिल्ली की, राइट। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन था। देखो एक बार सुन लो, पर तो तुम खुद भी लोगे, वहां पे बहुत अच्छे से दे रखा है, उसके पॉइंट्स बनाने ला नोट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। सो दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको कम करो भाई, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, ऐसे नहीं चलेगा। तो कम करने के लिए क्या किया, सबसे बढ़िया सजेशन जो दिया गया वो ये कि सबको पेट्रोल से, गाड़ियों को पेट्रोल से शिफ्ट कर दो डीजल में। तो डीजल गाड़ियां होनी चाहिए, ठीक है। तो डीजल में अगर शिफ्ट कर दिया, तो डीजल में ऐसी क्या खास बात है कि डीजल गाड़ियां चलनी चाहिए रेदर देन पेट्रोल? क्या खासियत होती है डीजल में? और ये कम पॉल्यूटेंट है। ये कम पॉल्यूशन कॉज करता है, लेस पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन तो ये भी करता है, लेकिन लेस पॉल्यूशन कॉज करता है। लेकिन ऐसा होता क्या है, देखो जब भी कोई भी पेट्रोल जो होता है वो एक्चुअली है क्या, हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन है उनके अंदर। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जब बर्न होते हैं तो उनसे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। यही निकलता है उनके अंदर से जब वो प्रॉपरली बर्न होते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहे हाइड्रोकार्बन, अगर ये प्रॉपरली बर्न नहीं होते, इन दैट केस व्हाट हैपन, क्या होता है फिर? क्या होता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, कुछ तो बर्न वाटर भी बनेगा, और बनते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन, कुछ हाइड्रोकार्बन अनबर्न रह जाते हैं, ठीक है। अभी जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है ना, ये कैसे कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इन्वायरमेंट में जाके बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, बहुत खतरनाक वाली पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो, क्या हो गया, कहाँ चलेगी? तो ये जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, अरे 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 अरे, हाउ डेयर ही। तो जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स है, इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो हमें इन्हें कम करना था। तो डीजल के केस में क्या होता है कि अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स कम बनते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल। और डीजल की क्या खास बात है, महंगा होता है सस्ता होता है पेट्रोल से? सस्ता। कोई सस्ता। होता है। चीप, राइट। और क्या गैस होती है, ये लिक्विड होता है? लिक्विड। लिक्विड। डीजल, डीजल, अच्छा। सीएनजी की जो, ओ माय गॉड सॉरी, अरे क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम, टोटली कंफ्यूजन था। सीएनजी में कन्वर्ट करा उन्होंने। ओह, दो 2 मिनट के लिए मेरी आंखें चौतला गई, क्या हो गया? अरे एक सेकेंड, सॉरी, डीजल नहीं सीएनजी है, सीएनजी है, आई एम रियली सॉरी। मेरे दिमाग में सीएनजी चल रहा था, तभी मैं रुक गई कि तुम गैस कैसे, उसको लिक्विड कैसे कह रहे हो? नहीं, डीजल में नहीं, सीएनजी में कन्वर्ट किया भाई, वो लेस पोल्यूशन करता है, वो चीप होता है। 1 मिनट यार, क्या बोल लिया मैंने ये, सॉरी। सीएनजी गैस होता है या लिक्विड? गैस। गैस। गैस Gas. एग्जैक्टली। तो इसको चोर जो होते हैं चोरी कर सकते हैं इसकी? नो मैम। नो मैम। कर सकते No, हैं, पेट्रोल ma'am. की होती भी है, ठीक है, लेकिन सीएनजी की नहीं होगी। तो ये इसके फायदे थे, इसलिए हमने सीएनजी पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको शिफ्ट कर दिया, पेट्रोल से सीएनजी की कार्स चलेंगी अब सारी, ठीक है। सारी की सारी बसेस जो एटलीस्ट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या है? एक ड्रॉबैक तो है इसका। क्या ड्रॉबैक है? गैस जो है उसकी पाइपलाइन तुमको सारे पेट्रोल पंप जो है वहां पे, अब सीएनजी का भी काउंटर लगेगा ना, तो सारी जगह पे तुमको सप्लाई करनी है। तो उसकी पाइपलाइन बिछाने का बहुत बड़ा इशू है, वो ऊपर से सड़क के तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको अंडरग्राउंड खोदना पड़ेगा और सारी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है। तो उसकी पाइपलाइन बिछाने का काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा, ठीक है। तो पाइपलाइन इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ शिफ्टिंग टूवर्ड्स सीएनजी, ठीक है, समझ आई ये बात? यो मैम। आई एम रियली सॉरी यार, मेरे दिमाग से, मतलब मैं बोल तो अपने मन से सही रही थी, लेकिन मैंने बोल गलत दिया। सॉरी। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट? यो मैम. ऐसे अगर तुमको पता चल जाए तो मुझे बता दिया करो यार, हो जाता है कभी कभार। अच्छा ये तो ठीक है कि हमने ऐसा कर लिया। उसके बाद मुझे बताओ कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें जो हम पॉल्यूशन वाली गैसेस बाहर छोड़ते हैं,
तो उस गैसेस को साफ करने के लिए कुछ यूज किया था? स्क्रबर। Scrubber and electric precipitator. वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सल्फर के ऑक्साइड को अगर अलग करना है तो मैं जनरली क्या यूज करूंगी? स्क्रबर। Scrubber. और अगर मुझे हाइड्रोथर्मल वेंट्स या इन सब में यूज करना है तो क्या यूज करूंगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में? Precipitator. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्वेश्चन है नीट का। Precipitator. ये जो मैंने पीछे लिखवाया ये भी क्वेश्चन आया नीट का, मैं इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। एक और तरीका होता है, इसको हम कहते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। सुने? कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? एक छोटा सा इक्विपमेंट है जो आप अपने कार्स में, अपने ऑटोमोबाइल्स में लगा सकते हो, ठीक है। उससे क्या करता है, इक्वेशन क्या थी, हम किसको बर्न करते हैं पेट्रोल में? Hydrocarbons. बर्न करते हैं तो क्या बनता है? Carbon dioxide plus water. हाँ, है ना। और अगर ये ढंग से बर्न नहीं हुए तो? अनबर्न Unburned हाइड्रोकार्बन। hydrocarbon. हाँ, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी गुड। बार बार ये क्यों निकाल रही हूँ? तो कि तुम्हें याद रह जाएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन को भी तो मुझे ट्रीट करना है, तो मैं पता क्या करूंगी, अपने ऑटोमोबाइल में लगा लूंगी कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन बनता है ना, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैसे बनेगा? अगर यहाँ लिख दूं, नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझती हूँ। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर कन्वर्ट करता है इन हाइड्रोकार्बन्स को नॉर्मल में। कैसे? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर इन चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है हार्मलेस प्रोडक्ट्स में। पानी ना हर रिएक्शन में बन ही जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कैटेलिटिक कन्वर्टर का जो ऑक्साइड्स है उनको लेस हार्मफुल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, इसी को हम कैटेलिटिक कन्वर्टर कहते हैं। तो ये भी फिल्ट्रेशन का ही काम कर रहा है। जो गैस तो बेसिकली धुआं तो बाहर निकलेगा ही गाड़ी से, लेकिन वो कंपैरेटिवली थोड़ा साफ होगा, राइट। अब इसका एक कंडीशन है कि किसी भी ऑटोमोबाइल में कैटेलिटिक कन्वर्टर आप तब लगा सकते हो अगर उसमें पेट्रोल कैसा डले? Unleaded. यस, अनलेडेड पेट्रोल शुड बी यूज। लिख लिया? Done? No, ma'am. Wait. Then, ma'am. अब इसके साथ एक और चीज, लास्ट चीज, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने मशीन लगाई है, हमने कुछ कन्वेंशन भी यूज किया, हमने कुछ लॉ भी लगाए हैं, ठीक है। अब तुम एक वर्ड पढ़ोगे, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3। ये इंटरनेशनल लॉज इंप्लीमेंट करे गए हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो याद रखना, यूरो जो वर्ड है वो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम यूरो वर्ड यूज नहीं करते। हम क्यों यूज करें? हमारे पास अपने वर्ड्स है। हम बात करेंगे यूरो 3 की सिर्फ, ठीक है, कि यूरो 3 क्या कहता है कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया में। उसी को हम क्या बोलते हैं? भारत स्टेज 3। अभी करंटली कौन सा चल रहा है? एनसीईआरटी में देखने, चार्ट बना हुआ है, कौन सा वाला चल रहा है? भारत स्टेज 4. भारत स्टेज 4 चल रहा है, यस। तो भारत स्टेज 4 के आगे जो लिखा है ना, वो इन्फॉर्मेशन को तुमको याद रखना है कि वो अप्रैल तक इंप्लीमेंट हुआ है, राइट। तो भारत स्टेज 3 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी एनसीईआरटी में, वो तुमको पता होना चाहिए। भारत स्टेज 3 क्या कह रहा है कि हम 3 चीजें यूज करते हैं गाड़ियों में, एक पेट्रोल यूज करते हैं, एक डीजल यूज करते हैं, राइट, और एक हमारे उसमें बनते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वो कह रहे हैं कि जो हम एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल्स में, ये 3 चीजें, ऑटोमोबाइल्स या इंडस्ट्री में ये 3 चीजें ज्यादा यूज होती है। तो भारत स्टेज 3 क्या कहता है कि जो सल्फर, ये स्पेसिफिकली ना सल्फर की बात कर रहे हैं। तुमको भारत स्टेज 4 की डिटेल में नहीं जाना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही करना है। भारत स्टेज 3 सुन लो बस। यूरो 3 और भारत स्टेज 3 एक ही बात कह रहा है, इट्स जस्ट दैट वो इंटरनेशनल लॉ जब मैंने अपनी कंट्री में लगाया तो मैंने उसका नाम बदल दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि सल्फर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 150 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए पॉल्यूटेड एयर में, ओके। डीजल की कितनी होनी चाहिए? 350 पार्ट्स पर मिलियन। और एरोमेटिक कंपाउंड्स की कितनी होनी चाहिए? 45 है कि 42 है?
42 42% कि जो पॉल्यूटेड एयर है उसमें एटलीस्ट इतना पार्ट सल्फर का होना चाहिए, पेट्रोल के अंदर इतना होना चाहिए, डीजल के अंदर इतना होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स इतने ही प्रतिशत हमारी एयर में अवेलेबल होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। हम आपकी फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है? ओके, मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही आप लोगों को? नो मैम। हाइड्रोकार्बन वाला जो लिखा है। अरे यार तो बताया कि नहीं, अब हो रही है? Yes, ma'am. ये हुआ था शो? यस मैम। No, ma'am. नो मैम। ये हुआ था? No, ma'am. नो मैम। अबे तो बोलते क्यों नहीं हो? दिख रही ना तुमको, लिख रही हूँ मैं। बोला क्यों नहीं? मैम हमने सोचा बाकियों को हो रहा होगा। अरे तो बाकियों Yes, को हो रहा है, ma'am. तो तेरा पेपर उसने देने जाना है, तो बोला क्यों नहीं कि तुझे नहीं दिख रहा? मुझे लग रहा है रिस्पॉन्स कम क्यों आ रहा है? टॉपिक तो बड़ा आसान है। अच्छा तुमको दिख ही नहीं रहा है? हे भगवान, देवता लोग बता दिया करो, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मुझे पता चल जाएगा तुमको कितना दिख रहा है। देखो यार, मेरे को ऐसे ना फोन से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मेरे को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मैं इधर भी देखती हूँ फिर अपने फोन में देखती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं फोन से ज्वाइन नहीं करती। ऊपर से फोन पर मुझे मेरी शक्ल दिखती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को मेरी आवाज भी अच्छी नहीं लगती, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तुम बता दिया करो तुमको आज मेरा दिन ही खराब है। अब दिख रहा है तुम्हें? Yes, ma'am. फोटो ले ली? Yes, मैम मैम। कब कितने घंटे में खत्म होगा ये दिन? 7:40 हो रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। हे भगवान वो खाना लेके आ जाए। कुछ करियो मत, भूखी ना मर जाऊं मैं। बेटा यूरो जो है इंटरनेशनली बोल रहे हैं, हमारे पास जो पोल्यूशन है ना सल्फर का, उसको कम करना है। वही लॉ जो मैंने इंडिया में लगाया, मैंने बोला मैं अपना नाम रखूंगी भारत स्टेज 3, ठीक है? एक ही बात है, पेट्रोल में 150 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, डीजल में 35 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और एरोमेटिक कंपाउंड्स 42% ही होने चाहिए, राइट? ये उनका मेन एजेंडा था। ओके, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि अगर हम भारत स्टेज 3 को फॉलो करते रहेंगे तो हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा कि पेट्रोल में एंड में जाके, पहले तो हम इतना ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे 150 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर रहे, पर एंड में जाके हमें पेट्रोल एंड डीजल सिर्फ कितने 50% सल्फर ही मिलना चाहिए। तो पेट्रोल में भी 50% सल्फर होना चाहिए, डीजल में भी सिर्फ 50% सल्फर जनरेट होना चाहिए, ठीक है? और एरोमेटिक कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हो जानी चाहिए? 40%। अरे 40% नहीं रे बाबली, 32 है 35 है? 35%। 35%। मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है? तो ये था वो जो नॉर्म वहां पे लिखे हैं ना, जो थोड़े डिस्टर्ब करते हैं, वो कुछ नहीं है, वो बस फैंसी से नाम है। तो तुमको बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करा है ग्लोबल लेवल पे और हिंदुस्तान की सरकार ने। समझ आई बात? जय मैम। आगे चलूं? जय मैम। मैम क्या तुमको क्वेश्चन दिख रहा है? यो मैम क्या वो सॉल्व दिख रहा है? Yeah, ma'am. ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। भगवान थोड़ी देर और खराब मत कर, बाय गॉड परेशान हो गई हूँ मैं। ओके, अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है? जो वाटर पॉल्यूशन है, पानी की जो गंदगी है, इस पे एक तो इसको लेबल करना आ सकता है। डायग्राम दिख रहा है? Yeah, ma'am. मैम ठीक है भाई, डायग्राम में गोला बना हुआ है ब्लू कलर का, वही वाला दिख रहा है ना? Yeah, ma'am. ठीक है। आई नीड सम पैम्परिंग। देखो भाई, तो वाटर पॉल्यूशन का क्या सीन है कि वाटर पॉल्यूशन में ये सर्कल आपको कलर या लेबल करने के लिए आ सकता है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जो पानी है ना 99.9% साफ ही है, ठीक है? साफ ही है वो, तुम्हारे अप्रोच से वैसे तो बाहर ही है, ओशियंस में पड़ा है, लेकिन साफ है। वो कह रहे हैं इम्प्योरिटीज कहाँ पर है? इम्प्योरिटी सिर्फ 0.1% है। तो एक तो ऐसे सुनने में लगता है कि इतनी कम इम्प्योरिटी है, चलो और गंदा करते हैं, पर ऐसा नहीं है।
0.1% है जो इम्प्योरिटीज है, और वो फ्रेश वाटर है, हमारे पीने वाला पानी गंदा हो रहा है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1% है। अब इसमें क्या इम्प्योरिटीज है वो पता होनी चाहिए। इसमें 3 तरीके की गंदगी तुमको मिलती है। कैसी कैसी? एक है सस्पेंडेड सॉलिड मिलते हैं तुमको, जैसे कि सैंड, पेबल्स। अब मुझे बताओ, सीवेज ट्रीटमेंट याद है? यो Yes, मैम। ma'am. सबसे पहले स्टेप में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे, हम उसमें क्या निकालते थे? Primary ग्रेट sludge. पार्टिकल एंड सॉलिड हाँ, एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सॉलिड, ये जैसे सैंड, क्ले, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, है ना। तो 0.1% में एक तो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वेस्ट, दूसरा है कोलाइडल मटेरियल। कोलाइडल मटेरियल जो पानी के साथ अजीब तरीके से मिक्स हो जाता है, उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। जैसे क्लॉथ, कपड़े, पेपर फाइबर, पेपर पानी में घुल सा जाता है, डाइजेस्ट थोड़ी हो जाता है, वही होता है, ठीक है। फीकल मैटर, राइट, जो हमारे टॉयलेटरी से आता है, वो कोलाइडल मटेरियल है। और दूसरा लास्ट जो है वो है डिजोल्व मटेरियल। सबसे डिफिकल्ट कौन से निकालने होंगे? मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लीन, ठीक है, क्योंकि ये पानी के साथ ऐसे घुलते हैं कि इनको निकालना बहुत मुश्किल है। जैसे कि हैवी मेटल्स, तो ये हैवी मेटल्स निकालने बहुत मुश्किल है, और बॉडी में चले जाते हैं ना तो बहुत ही वियर्ड तरीके की बीमारियां कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी वाटर पॉल्यूशन की। यो मैम। Yo, वाटर पॉल्यूशन के ma'am. साथ ये लिख लेना, मोस्ट डिफिकल्ट टू क्लीन, ये वाला है, ये क्वेश्चन बनता है, ओके। अब देखो, अब आता है बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन। Biochemical oxygen demand. ठीक है, बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, एक तो पहले एक ही बात है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसकी डिमांड है ऑक्सीजन की? पानी की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वाटर से रिलेटेड किसी एक पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ओके, हर साल बनता है। तो बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब है कि एक बढ़िया सा तालाब है, इसे बना देंगे हम, पॉन्ड बना लो, ठीक है। एक बढ़िया सा पॉन्ड है, पॉन्ड के पास बहुत सारी रहती है, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर हमें? तुमको दिख रहा है मैं पॉन्ड बना रही हूँ? यो मैम। ma'am. ठीक है भैया, क्या मिलेगा तुम इसके अंदर? हरे हरे क्या है ये? बेटा भाजी तो है नहीं, क्या दिख रहा है तुमको, बता ही दो। अरे, फ्लोरा या फ्योना? फोना? Flora. फ्लोरा। ये नीचे धीरे आवाज में बोलेगी तो गलत सही हो जाएगा, हैं, जोर से बोल ले। फ्लोरा एंड फौना तुम्हें बढ़िया से तैरते हुए दिखते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ऐसे बाहर आके सांस थोड़ी लेते हैं, इनको ऑक्सीजन पानी में मिलती है, पानी में घुली हुई होती है, राइट। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में मस्त घुला हुआ होता है। इस जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ होता है, और उसके जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे ले रहे हैं, वो उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन तुम कह लो सिंपल भाषा में। अभी डिजोल्व ऑक्सीजन रखते हैं, ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ओके। अब देखो, एक सिचुएशन हो गई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझाने की कोशिश करिए। एक सिचुएशन होगी कि इसी अच्छे प्यारे पॉन्ड के अंदर, ये पिक्चर 1 है, उल्टा चल रहा है, लेफ्ट साइड को जा रही हूँ मैं, तो इसी के अंदर तुमने बहुत सारा सीवेज डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है, बहुत सारा सीवेज पानी डाल दिया। सीवेज पानी के अंदर बहुत सारा क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा, यस मैम। Yo, ma'am. ठीक है। और एक और चीज यहाँ मेंशन कर देती हूँ, वैसे तो दोनों मिक्स होगा, मैं तुम्हें अलग समझाना चाहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अलग समझाना चाहिए। तो एक और हमने इसमें लेट से एग्रोकेमिकल, यार यहाँ बन नहीं रहा है, कुछ दिक्कत है इसमें, अभी चलो पहले सीवे समझ लो। तो ऑर्गेनिक मैटर होगा इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर होगा यानी कि बहुत सारा खाना है, जहाँ बहुत सारा खाना है वहां पर वो कौन है जो आ जाते हैं खाना खाने के लिए? कोई मेरा नाम नहीं लेगा, कौन आते हैं? वो कौन है जो इन्वायरमेंट में अभी भी तुम्हारे आसपास है, मौका ढूंढ रहे हो तुम्हारी बॉडी में घुसने? Microbes. Microbes. Specifically, if I say, can I say bacteria? यस। है ना। तो बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा खाना है, वो कहते हैं जब खाना है तो हम खाएंगे, तो बहुत सारा खाना खाने के लिए बैक्टीरिया जाते। तो जब बहुत सारा खाना खाने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, तो बैक्टीरिया को खाना पचाने के लिए क्या चाहिए होता है? खाने को वो तभी तोड़ पाएगा बैक्टीरिया, Oxygen. यस। बैक्टीरिया अगर फूड खाएगा तो इट नीड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो पानी से लेगा तो उसको एनर्जी मिल जाएगी इसमें। तो पानी से जब ऑक्सीजन लेता चला जाता है, तो पानी की जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल कैसा हो जाएगा? Decrease. कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो डिजोल्व ऑक्सीजन मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज,
इसको स्टेप बाय समझना है, फिर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होती जा रही है, तो इस पानी में अब जो बैक्टीरिया है वो तो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हर बैक्टीरिया, अगर पहले 10 बैक्टीरिया आए तो अब थोड़े टाइम के बाद मैं देखूंगी वहां पे 100 से 200 बैक्टीरिया हो गए। तो अगर 100 से 200 बैक्टीरिया हो रहे हैं तो क्या वो पानी से और ऑक्सीजन मांगेंगे? यो मैम। है ना। मैम तो पानी से और ऑक्सीजन मांगेंगे ताकि वो organic और राइट। तो जब ये बैक्टीरिया पानी से और ऑक्सीजन मांगते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी। तो बीओडी क्या है? ये बेसिकली डिमांड है बैक्टीरिया की टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ये डिमांड है उन माइक्रोब्स की टू डाइजेस्ट इन मैटर। बेसिकली जो पानी के अंदर खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उनकी जो पानी में से ऑक्सीजन की डिमांड है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये किसकी डिमांड की बात हो रही है? माइक्रोब की डिमांड की बात हो रही है। इज इट क्लियर? यो मैम। बहुत बढ़िया बात है। अरे यार ये स्लाइड पे क्या हुआ यार, लिखा क्यों नहीं जा रहा? देखना। हदो, चलो लिख लिया सबने? डन? डन मैम। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब इसे ध्यान से देखना। अगर अगर बैक्टीरिया ने पानी से ऑक्सीजन खींच लिया अपनी ग्रोथ करने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, बेचारी मछली को पानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी? यस मैम। तो ये पत्ते पत्ते उनको ऑक्सीजन की कमी होगी? मैम क्या होगा उनके साथ फिर? डेड। एक सेकंड स्क्रीन में। हाँ सही बात है, मर गई। आना तो आ गया, ये ना इतना खराब नहीं जाएगा, सही सलामत आ गया। ओके, सो जो फिशेस को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फिर क्या होगा उनका? वो मर जाएंगे, है ना। वो मर जाएंगे तो पानी में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर या इनऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई चीज आती है ना उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ओके, तो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट बढ़ गया तो बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़िया, बैक्टीरिया की तो बिल्कुल पार्टी वार्टी हो जाएगी, है ना। तो इसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसका मैं तुमको एक पिक्चर कराती हूँ जो एनसीईआरटी में लेबल करने के लिए आ सकती है, जिसमें तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, फिर तुम डॉक्टर बन जाओगे, फिर तुम मुझे पार्टी दोगे। बहुत बढ़िया। वो उसमें ऊपर वाइट लिखा हुआ। ओके, सो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना हमेशा मैंने सिखाया ना तुम्हें। तो देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो है किसकी? सीवेज डिस्चार्ज की। तो ये लिक्विड की बात कर रहे हैं कि पानी के अंदर तुम देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो रेड वाली लाइन और ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, राइट। तो देखो रेड वाली तुम्हें क्या बता रही है यहाँ पर? डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल तुमको बता रही है। तो जब भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है, इस पॉइंट पे दिख रहा है सबको? यो मैम। तो बेटा जैसे ही सीवेज का डिस्चार्ज हुआ उस टाइम पे पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या था? हाई या लो? हाई था। हाई था। है ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल उससे पहले हाई था। यहाँ पर आएगा एरो, सॉरी मैंने एरो रखना है। ये देखो पहले तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़िया थी, रेड वाली डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, तो पहले तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़िया थी, ठीक है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी थी। अब मैंने सीवेज का डिस्चार्ज कर दिया तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। और एज ए रिजल्ट मैंने ऊपर इसको देखा कि जितनी भी फिश थी वो सारी की सबकी सब मरने लग गई और डिसअपेयरेंस होने लगी क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म की, मतलब साफ पानी में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो दिखने बंद हो गए, राइट। ये हुआ। थोड़ी देर के बाद बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, पर एक टाइम भी तो आएगा ना जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का और लेवल बढ़ा नहीं है तो बैक्टीरिया भी मरने लग जाएंगे, फिर दोबारा से लाइफ का जन्म होगा उस जगह पे, राइट। उस केस में तुम देखोगे धीरे धीरे डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है पानी के अंदर, और जैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हुआ कॉन्स्टेंटली रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म भी वहां पर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं सडनली मछलियां आ जाएंगी, अब उड़ के थोड़ी आएंगी, लेकिन तुमको जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन दिखने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे ही सीवेज डिस्चार्ज होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन को नीचे ले आना है। तो जब डिसॉल्व ऑक्सीजन नीचे गई तो किस चीज की डिमांड बैक्टीरिया ज्यादा कर रहा होगा? जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बैक्टीरिया किसको मांग रहा होगा कि पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
हाँ, वो ऑक्सीजन को तो मान रहा है, मैंने उसको बोल दिया बीओडी। तो जैसे ही डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में कम होगी उसी टाइम बीओडी बढ़ेगी। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये गलत तो नहीं होगा, मतलब बीओडी का मैं इनवर्स रिलेशनशिप बना सकती हूँ इसके साथ, डिजोल्व ऑक्सीजन बना सकते हैं ऐसे। यस मैम। मैं यस मैम। तुमसे हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा, ऐसा बना नहीं हुआ एनसीईआरटी में, तुमसे पूछ रही हूँ, बना सकते हैं ना। हाँ, जैसे ही बीओडी बढ़ेगी डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी। अब इसके ऊपर वो तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3-4 तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। बस याद रख लेना कि अगर बैक्टीरिया ज्यादा है वहां पे तो बीओडी की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी तो बीओडी बढ़ जाएगी, बीओडी कम होगी डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। सिंपल, गॉट इट। यस मैम। बढ़िया, आगे चलूं। ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट। चलो आगे। यस मैम। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? बता दो क्या होता है। Addition of toxin when there is increase in the trophic level. बेटा दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और कोई बताएगा यूट्रोफिकेशन? अरे तुम तो बड़े जल्दी, कौन था ये जो मुझे बोल रहा था हमारा पूरा सिलेबस हो सकता है, हमें रिवीजन चार्ट बना दो। रुक के जाना तुम क्लास के बाद। क्या होता है यूट्रोफिकेशन? पूरे सिलेबस होने वाले। अनीश, साहिल, आवाज नहीं लेक आई। में किसी भी पॉन्ड में या लेक में जब न्यूट्रिएंट का अमाउंट मतलब मैक्सिमम से भी ऊपर मैक्सिमम हो जाएगा तो उसमें जो है एक एल्गल ब्लूम की तरह वो अपीयरेंस आती है, जिसमें उसकी लगभग बोला जा सकता है कि एज खत्म होगी उस पॉन्ड या किसी भी वाटर सोर्स की। हाँ पता है तुझे, थोड़ा तो बोला क्यों नहीं था इतनी देर से? है परीक्षा ले रहा था मेरी? बोल रही हूँ ना मेरा दिन खराब है, तो दिमाग मत खराब करो। न्यूट्रिएंट एनरिचिंग ड्यू टू एजिंग ए एल्गल ब्लूम अपीयर्स। तो ये तुम मुझे ये कोड वर्ड में क्यों भेज रहे हो साहिल? है अब माइक नहीं ऑन हो रहा था इससे? ऐसे तो बड़ी बातें करता है। सिंपल भाषा में, लेक बिकमिंग ओल्ड। और एक वर्ड जिस पे क्वेश्चन बनता है दैट इज नेचुरली। नेचर में हो रहा है ये, अपने आप, हम नहीं कुछ कर रहे। ठीक है, लेक अपने आप से ओल्ड होती चली जा रही है, उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ये एक स्टेटमेंट है जिसपे क्वेश्चन बनता है, आया ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर भी होगा। ठीक है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। एक एज कैसे होगी किसी लेक की? अगर हम सोचे तो एक लेक की एजिंग का मतलब क्या है? एक लेक है बढ़िया सी बनी हुई है, अभी मैंने भी इसको ऐसे ही बनाया, उसके अंदर क्या तैरता हुआ मिलेगा तुम्हें? अब तो बता दो। फाना। फ्लोरा एंड फोना। अरे तुम्हारे नेफ्यू को हेलो बोलना। ओके, सो फ्लोरा एंड फोना तुम्हें तैरते हुए मिलेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझ गई भाई मैं, क्यों नहीं कर रहा तुम आइकॉन, वो भी समझ गई। अब ये जो फ्लोरा एंड फोना है, ठीक है, अब मान लो कि नेचुरली जैसे सॉइल इरोजन भी होती है ना नेचर में, नेचुरली भी तो हो ही रही है। तो सॉइल इरोजन होके न्यूट्रिएंट का लेवल इस लेक में बढ़ गया, कि सॉइल इरोजन हुई, बहुत बार बारिश हुई, तो वहां से आसपास के एरियो से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल थी, वो तैरती 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 लेक के पास आके लेक के पानी में चली गई। अब न्यूट्रिएंट रिच जब पानी एंटर कर गया लेक के पानी में, तो न्यूट्रिएंट का लेवल जब बढ़ जाता है, जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज, नेचुरली नेचुरल हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज, तो प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट लेवल है, मैं ये चीज बता दूं कि ये लेवल मैं बात कर रही हूँ इनऑर्गेनिक मटेरियल की, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल बहुत बढ़ गया, तो प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, यस मैम। है ना? तो मैं कह सकती हूँ फ्लोरा इंक्रीजेस इन नंबर, नंबर में बढ़ गए। अब एक वो कौन सा फ्लोरा है जो भाई बहुत ही छोटा छोटा होता है और बहुत ज्यादा स्मेली स्मेली सा होता है? प्लांट किडनी में सबसे पहले पढ़ते हो, सबसे पहले पढ़ते हो, कौन होता है? एल्गी। एल्गी। कॉन्फिडेंटली क्यों नहीं बोल रहा, क्या बात हो गई? एल्गी भी तो आएगी, वो कह रही है यहाँ पे बढ़िया खाना मिल रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाएंगे हम इससे। अब प्लांट है ना, वो ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करेगा? वो थोड़ी उससे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल देके एल्गी भी आ जाएगी, तो एल्गी
इंक्रीज। एल्गी का नंबर जब इंक्रीज करता है उसको हम कह देते हैं एल्गल ब्लूम, हर तरफ एल्गी 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 दिखती है। एल्गल ब्लूम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज्यादा स्मेल क्रिएट करती है। स्मेल क्यों क्रिएट करती है? फाउल से स्मेल क्रिएट करती है बिकॉज ये टॉक्सिन सिक्रिएट करती है पानी में। जो टॉक्सिन सिक्रिएट करेगी ये पानी में, तो उससे क्या होता है, एक तो एल्गी ना बीओडी बढ़ा देती है, इट इंक्रीजेस बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ये ना अपने जब ये न्यूट्रिएंट का बहुत देखो, तुम बोलोगे प्लांट तो मैम ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, लेकिन ये उसको टॉक्सिक भी करती है, अपनी रेस्पिरेशन के लिए भी तो यूज करती है ना। तो बीओडी की डिमांड बढ़ती चली जाती है जैसे ही एल्गल ब्लूम आता है, क्योंकि एल्गी के आने से ना सोलर रेडिएशन अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती, तो नीचे के पौधे तो निकल लिए, कहेंगे सूरज दे नहीं रही है, खाना बनाने नहीं दे रहा, ऊपर तैर रहे हैं, मार दिया हमें। ठीक है, तो फ्लोरा नंबर इनिशियली तो इंक्रीज होगा, लेकिन नंबर इंक्रीज होगा तो डेथ रेट भी तो इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज ऑफ फ्लोरा। अब देखो क्या हो रहा है, दो चीजें चल रही है। एक लेक थी, लेक में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा आ गए, नेचुरली बहुत ज्यादा आ गए बारिश के पानी के साथ इधर उधर से। अब इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है तो प्लांट की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ प्लांट इंक्रीज हो रहा है, तो डेड बॉडीज भी तो प्लांट की इंक्रीज हो रही है ना, तो वो मरने भी ज्यादा लगे क्योंकि नंबर भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसी के साथ वहां पे एल्गल ब्लूम भी हो गया। एल्गल ब्लूम होने की वजह से ज्यादा प्लांट वगैरह की डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि एल्गी ज्यादा ऑक्सीजन को मतलब दूसरों को लिए अवेलेबल करने नहीं देगा। ठीक है, तो दो कंडीशन इसके अंदर होगी। अब अगर डेड मटेरियल नीचे बैठा है तो डेड प्लांट को मैं क्या बोलती हूँ, ऑर्गेनिक मटेरियल है इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। डेड प्लांट एंड एनिमल जो भी इसमें फिशेस वगैरह होंगी वो सबको मैं बोल दूंगी ऑर्गेनिक मटेरियल। अब अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है तो कौन आएगा? बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया आ गया तो बीओडी इंक्रीज होगा डिक्रीज? बीओडी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में देखो, अब डेड बॉडी अगर बन रही है तो तुम्हें लेक कैसी दिखाई देगी? अगर तुम देखना चाहो तो लेक भी तुम देखोगे, ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ऐसा कहीं तुम्हारे आसपास हो रहा है कि डेड बॉडी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है बेस पे, तो पानी का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि उसका जो फ्लोर है वो ऊपर ऊपर आता चला जा रहा है। तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि ये जो लेक है ना वो चेंज होने लग जाएगी ड्राई लैंड में। और इसी प्रोसेस को हम इकोलॉजी में पढ़ते भी है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, जब एक लैंड फॉरेस्ट की तरफ चेंज होता चला जाता है? सक्सेशन। सक्सेशन। जिराक और हाइड्राक? मी हाइड्राक होगी। हाइड्राक होगी। ये लड़का कुछ करेगा, हाइड्राक। तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट के अंदर चेंज। और देखो नेचुरली एजिंग ऑफ लेक हो गई। एजिंग से वो वर्ड, ये जो एजिंग वर्ड है इसका मतलब क्या है कि लेक के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट हो गया, न्यूट्रिएंट इंक्रीज, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज इन लेक। जिसको नहीं पता वो लिख लो। अब मुझे बताओ, समझ आया? मैम यूट्रिफिकेशन कुछ नहीं होती, एक लेक में न्यूट्रिएंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली प्लांट बढ़िया ग्रो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी डेड बॉडी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। उसी के साथ एल्गा भी ग्रो करता है, लेकिन धीरे धीरे एल्गल ब्लूम हो जाता है और बहुत ज्यादा बीओडी उस पानी की बढ़ जाती है। इसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद पानी का लेवल कम हो गया है और वो जो पानी वाला एरिया था पॉन्ड, अब वो ड्राई लैंड में चेंज होने लग गया है। इसी को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। क्लियर? ले लिया? मैम न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज्यादा बढ़ेंगे या फिर इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। न्यूट्रिएंट में इनऑर्गेनिक आएगा। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो भाई। डन 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 तो मैम डन। अगर ये एजिंग ऑफ लेक है तो इसमें एक और चीज आनी चाहिए, दैट इज एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या है? इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दो। अगर जल्दी करनी है तुम्हें तो इंसानों को इंट्रोड्यूस कर दो। तो किसी पॉन्ड में हमने ह्यूमन ने और न्यूट्रिएंट इंक्रीज करवा दिए तो उसको कहेंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड। कैसे करेंगे? कैसे बढ़ा सकता कोई इंसान? फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से जो केमिकल रिच वाटर आता है पॉट में डाल दो, एक्सेलरेट हो जाएगी यूट्रोफिकेशन। नेचुरली तो हर जगह हो रही है, ऐसा नहीं हो रही है, नेचुरली चलता है। पानी की जगह लैंड आता है, लैंड की जगह पानी आता है, ये नेचर का दस्तूर है।
लेकिन तुम फैक्ट्रीज का पानी उनमें डालो जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट है, आसपास के पॉन्ड में डाल दो, वहां पे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो जाएगी। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करो अपने खेतों में। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं याद है तो फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल यूज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं? एनपीके, एन स्टैंड्स फॉर Nitrogen, potassium, phosphorus and potassium. एंड पोटेशियम, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये समझ लो, ये रहा पॉन्ड और इसके आसपास लगे थे कहीं खेत। यार खेत तो हमेशा पानी वाली जगह पे ही लगते हैं। तुम डालो यहाँ पे दबा के एनपीके, जब बारिश होएगी तो बारिश का पानी घूम फिर के पॉन्ड में ही जाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स इसमें ज्यादा बढ़ा दिए ना, मेरी वजह से बढ़े, मैंने एनपीके इतना यूज किया था, फर्टिलाइजर्स यूज किए थे, राइट। तो एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन होती है जब ह्यूमन बीच में आके टांग अड़ा देता है और नेचुरल प्रोसेस को गंदा कर देता है। क्लियर? इन सबसे नीट का क्वेश्चन बनता है, बना है, बनेगा दोबारा। ओके, आगे चलते हैं। लिख लिया ये सबने? Yeah, ma'am. इंडिया लिया नहीं। अब देखो, अब ये वाला प्रोसेस बताना, वो एक बच्ची ने मेरे को बताया था बड़े प्यार से, गलत आंसर। Biomagnification. कैन वी से दैट कॉर्निया क्रिस्टिया टेरर बंगाल इज ए यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन कहाँ होती है? ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है कि लेक में होती है? वो भी तो लेक भी था तो मिला तुझे कॉर्निया मैम, जो वो भी है, तो वाटरवेज को तो वो भी को ब्लॉक कर रहा था वो भी। तो कॉर्निया ने कंट्रीब्यूट किया ना टुवर्ड्स द फिनोमेना ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक फिनोमेना है। ओके मैम। समझ में आए तुझे? यो मैम। मेरे को नहीं लगता। बता यूट्रोफिकेशन क्या है? झूठ बोल रहा है। मैम इसमें हुआ कि जो टेरर ऑफ बंगाल था वो वीड यूट्रोफिकेशन काउज कर रही थी कहीं पे, बल्कि ये खुद यूट्रोफिकेटिक की तरह काम कर रहा था ये। यूट्रोफिकेटर काम नहीं कर रहा था। मैंने तेरे को पीट देना है, क्या बोली जा रहा है? यूट्रोफिकेशन फिनोमेना क्या होता है? मैम वही नेचुरल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ लेक ड्यू टू द इट्स नेचुरल एजिंग। एजिंग ऑफ द लेक, ठीक है। तो उसको कंट्रीब्यूट करने में इकोनिया का भी हाथ है कि नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में एल्गल ब्लूम की जगह तुम इकोनिया का लगा लो तो वो भी कर देगा, नो डाउट, ठीक है। यूट्रोफिकेटर कोई वर्ड नहीं है, बस ये कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। तो मेन कंट्रीब्यूटर जो होता है वो न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ना होता है, उसकी वजह से बाकी ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। डन मैम। वाह डन। पता है, मुझे अभी को पूरा समझ नहीं आया। ये कौन सा फिनोमेना है? मैग्निफिकेशन। Biomagnification. है ना? बायो मीन्स Living. तो खुश होके बोल रही है लिविंग। बायो मीन्स लिविंग, मैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज हो, Increase. Enlarge. Large. इंक्रीज होता है। मैग्निफिकेशन मतलब एनलार्ज कर दो, है ना। तो लिविंग सिस्टम के अंदर एनलार्जमेंट हो रही है, मतलब अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। किस चीज का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? बेसिकली पॉल्यूटेंट का। तो पॉल्यूटेंट का अमाउंट ट्रॉफिक लेवल्स पे इंक्रीज होता चला जाता है, उसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। पॉल्यूटेंट का अमाउंट कहाँ इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजेस एट सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। बेटा दिख रहा है मैं जो लिख रही हूँ या मैं बस लिख रही हूँ? दिखता है मैम। यो मैम। क्या दिख रहा है ये पता? Pollutant का amount increase at हाँ भाई दिख रहा है, इसने आधी हिंदी आगे इंग्लिश बोली। ठीक है। तो बायोलॉजिकल लेवल पे पॉल्यूटेंट का अमाउंट इंक्रीज होता जाता है, उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन के एग्जांपल्स है। कौन कौन सा पॉल्यूटेंट है? मैं पॉल्यूटेंट बोल रही हूँ ना, तो पॉल्यूटेंट का कौन कौन सा एग्जांपल है जो मेंशन किया जाता है? डीडीटी डिटेल में डिस्कस किया जाता है, लेकिन इसके अलावा मर्करी भी है और इसके अलावा लेड भी है, ठीक है। पेंसिल का लेड खाया मत करो, गलत होता है वो। खाया है किसी ने पेंसिल की निब? No मैम। फंस के क्यों बोली? तो झूठ बोल रही है ना? यस। अच्छा, कुछ बच्चे जवाब तो माइक ऑन करके लिखते हैं, ऐसी बातों के जवाब मैसेज में करते हैं हम। ठीक है। तो होता क्या है सबसे, अब देखो बिल्कुल बेस पे जाओ। पानी के अंदर लेट्स से डीडीटी का अमाउंट था 0.003,
पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, यहाँ पे बिलियन है, बी फॉर बिलियन है, एम फॉर मिलियन है। नंबर याद रखना, ये काम आएंगे तुम्हारे, और ये याद करने पड़ेंगे, आई एम रियली सॉरी। ओके, तो पार्ट्स पर बिलियन पानी के अंदर डीडीटी है, लेट्स से आसपास खेतों में डीडीटी डला पहले। अब इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, लेट्स से पानी के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स थे डीडीटी के, ऐसे लेके चलते हैं। अब पानी के अंदर तैरते हैं जू प्लैंक्टन, तो जू प्लैंक्टन पानी को यूज करते हैं ना, तो एक जू प्लैंक्टन ने सारे 10 के 10 मॉलिक्यूल खा लिए, ऐसे इमेजिन करो इसको, ठीक है। तो अब थोड़े मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, नहीं तो कम लगेंगे। 100 मॉलिक्यूल है, तो एक ने बहुत सारे खा लिए, एक ने बहुत सारे खा लिए, तो जू प्लैंक्टन के एक जू प्लैंक्टन के अंदर बहुत सारे डीडीटी के मॉलिक्यूल आ गए, तो कॉन्सेंट्रेशन डीडीटी की उस लेवल पे बढ़ गई, ठीक है। पहले पानी में ऐसे ही थे, अब एक जू प्लैंक्टन ने बहुत सारे खा लिए। जू प्लैंक्टन को खाएगी स्मॉल फिश, अब एक स्मॉल फिश एक जू प्लैंक्टन को थोड़ी खाएगी, तो वो 10 जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, तो 10 के 10 जू प्लैंक्टन्स के अंदर जितना डीडीटी था वो एक फिश के अंदर चला गया, फिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। अब एक छोटी मछली को बड़ी वाली मछली खाएगी, बड़ी वाली मछली एक मैम वॉइस हो रही है अपनी। मैम वॉइस concentration होगी। आपकी वॉइस ढंग से नहीं आ रही। ये कहानी सुनाई थी मैंने, इधर या यू टच इट स्टॉप वर्किंग, अब चल रहा है, अब आवाज आ रही है, यस मैम। एम आई ऑडिबल? डोंट टच यो माय, मैम। डोंट टच। मैम ने मेरा डोंगल टच किया, उसे सिग्नल आने बंद हो गए। ओके, कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने प्यारे बच्चों? जू प्लैंक्टन फिश खाएगी, जू प्लैंक्टन, फिश को जू प्लैंक्टन खाएंगे, फिश जो है जू प्लैंक्टन खाएगी। सारी बात छोड़, जू प्लैंक्टन, जू बेटा जूलॉजी पढ़ते हो? बता जू प्लैंक्टन, जो डीडीटी है उनको जू प्लैंक्टन खाएंगे। एक जू प्लैंक्टन बहुत सारे डीडीटी के मॉलिक्यूल खाएगा, फिर बहुत सारे जू प्लैंक्टन को एक छोटी फिश खाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे इंक्रीज होती जाती है। अब एक छोटी मछली को एक से नहीं कम से कम 10 छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाएगी, तो उसके अंदर डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई, फिर एक बड़ी वाली मछली को ऐसे उड़ती हुई आएगी ईगल और उठा के ले जाएगी, तो एक ही बारी में पेट थोड़ी बढ़ेगा उसको, वो भी तो 3-4 खाएगी ना बड़ी मछली, तो डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन ईच सक्सेसिव लेवल में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। वाटर से स्टार्ट करके जू प्लैंक्टन के पास स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स आ गए। तो अगर तुम देखोगे डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन ये बता रहे हैं 225 पार्ट्स पर मिलियन मिली तुम्हें ऊपर। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? अगर तुम बिलियन नहीं कर रहे हो तो चलो यहाँ से कर लो, जू प्लैंक्टन में 0.04 पार्ट्स पर मिलियन थी, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाते जाते ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होगी, और किसके थ्रू इंक्रीज हुई है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ आया? यो मैम। पक्का? अरे समझ आया कि नहीं? से क्वेश्चन आते हैं भाई। यो मैम। अच्छा, तो फिर जू प्लैंक्टन ने बाप बता दिक्कत क्या है अगर डीडीटी ऊपर बढ़ भी गया तो? प्रॉब्लम क्या है डीडीटी से? प्रॉब्लम क्या है डीडीटी से अनीश? पढ़ने दो। जब ये लास्ट में फिश ईटिंग बर्ड्स में जब ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसमें इनमें डिसऑर्डर आएंगे, इनमें बर्ड्स में। डीडीटी इंटरफेयर करता है, ये क्वेश्चन बनता है, इंटरफेयर करता है किसमें? इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में कोई भी कैल्शियम से रिलेटेड केमिकल रिएक्शन है उसमें ये दिक्कत करता है। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अगर ये दिक्कत करता है तो प्रॉब्लम क्या है कि जब बर्ड एग देगी तो एग का जो शेल है वो कैल्शियम से बना है, तो वो बहुत थिन बनने लग गया, तो बर्ड के बच्चे जल्दी बनने लगे, मतलब वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे, एग टूट जाते थे, ठीक है। और जो बच्चे ग्रो कर भी गए उनकी हड्डियां कमजोर हो गई क्योंकि कैल्शियम उनकी हड्डियों में रहा नहीं। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इसने बहुत बुरा इफेक्ट डाला, तब जाके डिटेक्ट हुआ था कि डीडीटी इज ए पॉल्यूटेंट। पहले नहीं पॉल्यूटेंट की तरह ट्रीट होता था, लेकिन बर्ड की स्टडी से पता चला कि ये सब डीडीटी की वजह से होता है, तो अब डीडीटी बैन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। समझ आई बात? यस मैम। यो मैम। आगे चलो, आगे चलो। यो मैम। ओके, एक सेकंड बस मुझे चेक करने कोई कॉन्सेप्ट रह तो नहीं है। अरे 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 वाह, हो गए सारे। ओके,
एक केस है आर्किटा का, सुन लो, मुझे लगता है कि वो आ सकता है। तो ये जो भी पॉल्यूशन है इसको साफ करने के लिए, बचाने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे उठाए गए हैं जो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अहमद खान और आर्कटा, तुमने सुना है? अरकाटा, सॉरी, अरकाटा ऑफ यूएस, सुना है किसी ने? इन दोनों का नाम सुना है? No, ma'am. नो अरे कौन सी बायो पढ़ के आए हो तुम? हैं, चलो आओ पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन रह जाएंगे नहीं तो आज के। ओके, ये क्वेश्चन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन, ये जो पढ़ के है उससे होगा। ओके, 5 seconds left. All right. 5, 4, 3, 2, 1, stop. हाँ भाई, which one of the following is not correct? तो इनकरेक्ट ढूंढना था, ठीक है, यही गलती होगी, इनकरेक्ट ढूंढना था। With regard to harmful effect of particulate matter of size 2.5 micrometer or less. तो इसके साथ कहीं पे एक नोट लिख लो क्योंकि ये काम आएगा कि कोई भी पार्टिकुलेट मैटर है, कोई भी छोटा सा, इतना छोटा डस्ट पार्टिकल है जिसका साइज है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। अगर इतना छोटे साइज का पार्टिकल है तो जो हमने जो मेथड करे थे, कौन से मेथड करे थे? स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्या ये इसे निकाल सकते हैं? नो इफेक्ट। तो ये दोनों जो टेक्निक है ना, ये पार्टिकुलर मैटर को कभी भी एयर से निकाल नहीं सकते। तो जितने भी चिमनियों के ऊपर ये लगे होते हैं ना, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसमें अगर पार्टिकुलेट मैटर है तो वो बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, उसको ये साफ नहीं कर पाते, इनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही सबसे ज्यादा हमें हार्म करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि ये लंग में घुस जाते हैं, इनहेल करने से लंग में चले जाते हैं और वहां पे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। तो हमें ढूंढना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। तो इनमें से कौन सी चीज वो नहीं करते हैं? तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करेंगे? Yo-yo. बिल्कुल करेंगे। तो ये तुम नोट बना सकते हो पार्टिकुलर मैटर के साथ, ये क्या प्रॉब्लम्स करते हैं ना। दूसरा, ये तो करेंगे, इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, डायरेक्टली ब्लड में घुस जाएंगे। No, ma'am. No, ma'am. नहीं है, नो मैम नाक से अंदर जा रहे हैं, ऐसे कोई डायरेक्ट थोड़ी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, एल्विलाई में जाएंगे ना पहले, फिर तुम बोलो कि ब्लड में गए तो समझ भी आता है, सीधे नहीं जाएंगे। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर है बी। इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ द लंग्स, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन और डैमेज करते हैं ये लंग को, वहाँ पे पानी भर देते हैं, निमोनिया कॉज कर देते हैं। इट कैन इनहेल इनटू द लंग, बिल्कुल इनहेल होते हैं लंग में, वही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आंसर वुड बी बी, करेक्ट, डन। यो मैम। Yo, ma'am. लिख लिया ना, चलो ये वाला लगाएंगे बच्चे फिर क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स। अगर तुम साथ में एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आ रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? तुम थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा मैं पढ़ा दूंगी, मिल बांट के खत्म हो जाएगा। और क्या, फिर तुम ऐसे घर पे पढ़ने का दिक्कत नहीं होगी। स्टॉप, यही गेम है, थोड़ा तुम पढ़ो थोड़ा मैं पढ़ूं, पेपर हो जाएगा। डीबी स्टैंड्स फॉर, वाह, अरे डेसिबल, डेसिबल इज अ यूनिट। एंड डीयू स्टैंड फॉर Dobson. Dobson is also a unit. Dobson is unit to measure ozone. थिकनेस। मैं भी लेने के आई थी, रेबेट हो गया, हमें पूरा वो बना के दे दो रिवीजन का। फिर सुबह क्लास में जो चल रहा है वो तो पढ़ के नहीं आ रहे, तुमको सिलेबस बना के दूं मैं। डेसिबल एक यूनिट होती है, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट।
किसी पे पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर स्टडी करना है तो हम एंड में स्टूडेंट लगा देंगे डेसिबल। साउंड पॉल्यूशन, कितने डेसिबल की साउंड थी, पॉल्यूटेंट है ना वो, तो पॉल्यूटेंट किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का जब हम नंबर देते हैं तो उसके पीछे यूनिट हम डेसिबल लगाते हैं, जैसे किलोमीटर मीटर लगता है ना, वैसे डेसिबल लगता है। ठीक है, सो आंसर वुड बी बी, और कोई आंसर नहीं हो सकता। ओके, यस मैम। लिख लिया ये डेसिबल और डॉप्सन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है डॉप्सन पे नीट का, मुबारक हो, तुमको नहीं आता था। आगे चले। यो मैम। ओके, ये करके बताओ। स्टार्ट। या स्टॉप, तुम लोगों को आता आंसर, फिर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड may not be a good index for pollution for water bodies receiving influent of, वो कह रहे हैं बीओडी एक अच्छा तरीका नहीं होगा ये जानने के लिए एक पानी में कितना पॉल्यूशन है। अगर उस पानी में आके गिर रहा है डोमेस्टिक सीवेज गिरेगा, बहुत ऑर्गेनिक मैटर से रिच है, तो बीओडी आराम से स्टडी कर सकते हो, पहले कितना था कितना नहीं, कर सकते हो। यस मैम। ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि हमें वो ढूंढना है जो उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। शुगर इंडस्ट्री में भी बहुत सारा खाना आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सो आंसर वुड बी सी, कि भाई अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का वेस्ट इसके अंदर आ रहा है ना, तो बीओडी के बारे में ज्यादा नॉलेज हमें मिल नहीं पाएगी, तो आंसर वुड बी सी। बहुत ही वियर्ड सा ऑप्शन था ये, तो उस तुक्के से ये हो सकता था, समझ आई। यस मैम। यो मैम। ये करके बताओ। Organic waste may result in increased pollution. हाँ, ये तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओके स्टॉप, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आंसर बड़े सारे सही लग रहे हैं। अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाने के लिए कौन भाग कर आते हैं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया। माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया। माइक्रोब्स। क्या निकाल लेते हैं उसमें से, पानी में से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बीओडी क्या कर देंगे हम, बढ़ा देंगे, है ना। अब देखते हैं बेसिक नॉलेज के साथ। अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू मिनरल्स। इनिशियली तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से एक्वेटिक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नो मैम। बेटा वो इनऑर्गेनिक मैटर था। तो अगर यहाँ पर इनऑर्गेनिक वेस्ट होता ना, इनऑर्गेनिक वेस्ट यानी मिनरल्स, तो अब मैं कहती कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तभी मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग किया था। ये ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक के साथ तुमने बैक्टीरिया याद रखना है, इनऑर्गेनिक के साथ तुमको याद रखना है प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं सूट बैठता। ड्राइंग ऑफ द लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम हो जाएगा और उसकी वजह से बिल्कुल लेक एकदम से ड्राई हो जाएगी, आंसर बन सकता है ये। नो मैम। क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आया था वहां पर। हाँ ये पकड़ लिया बात। यूट्रोफिकेशन नहीं होगी ना इसमें। इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर होता ज्यादा नहीं है, यूट्रोफिकेशन, एजिंग ऑफ लेक तो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गेनिक वेस्ट को भी तो डाइजेस्ट करने लग जाएंगे ना माइक्रोब, तो धीरे धीरे लेक की एजिंग तो यहाँ पर भी स्टार्ट होगी, राइट। तो जब प्लांट टूटेंगे तो जब प्लांट मतलब माइक्रोब प्लांट को खाएंगे तो थोड़े न्यूट्रिएंट तो वो भी पानी में छोड़ेंगे ना, तो एजिंग ऑफ लेक तो यहाँ पर भी स्टार्ट होगी। लेकिन ड्राइंग ऑफ लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम बहुत ज्यादा इन्होंने स्पेसिफिक बात बोली, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल मेंशन नहीं कर रहे। ये हो सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है। ओके समझ आई बात, यस मैम। समझ आई। ये ऑप्शन था वियर्ड। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा हो गए फिश की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ऐसा होगा। नो मैम। नो मैम। मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, अरे
माइक्रोब सारे ऑक्सीजन खा गया, मरेंगी मछलियां। आंसर वुड बी डी। समझ आया साहिल? बी क्यों नहीं होगा? मैम ठीक है, चलो चलूं आगे। यस मैम। ये बताओ। अब देखो डी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा है, क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। जो प्लैंकटन तो नहीं है यहाँ साहिल के, बताओ। गुड आंचल, कृतिका, बाकी बच्चे क्या हो गए? पल्लवी इज हियर, गुड, साहिल इज हियर, अनीश इज हियर, हेमराज इज हियर। ओके स्टॉप। तुम सारे सही आंसर देते हो फिर मैं रुक जाती हूँ। द हाईएस्ट डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शैल अकर इन, ये इतना तो पता है ना, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हुआ है, तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तो नहीं होगी। ठीक है, क्रैब भी पानी के अंदर है, ईल भी पानी के अंदर है, सी गल है जो वो पंछी उड़ के आएंगे और खाना लेके जाएंगे। ये तो हमें भी पता था कि बॉटम पे फाइटोप्लैंक्टन है तो सबसे ऊपर पंछी है, तो आंसर वुड बी। कितने खुश हो गए? ये बताओ, स्टार्ट। Within inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in increased production of fish due to biodiversity and death of fish during the river very soon due to algal bloom, increased population of ये तो बड़ा जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। ये तो अभी पीछे करके आए। इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से। देखो नीट ने घुमा के कहाँ दिया, 2016 में पूछ लिया। ओ अरे यार, एक जैसा क्वेश्चन। अच्छा वो कर्नाटका में स्पेशली आया है, नहीं। हाँ घुमा के देखो, क्वेश्चन पूछा है, बताओ। ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गया अगर तो माइक्रोब्स आएंगे, तो आंसर वुड बी बी, बी। फिश मरने लग जाएंगे। वेरी गुड, मुबारक हो, गुड शालिनी। ये वाला करो। Irrigation of water body leading to killing of fishes is mainly due to known availability of, अरे ये तो पता होना चाहिए। फिशेस की बात कर रहे हैं, पौधों की बात नहीं कर रहा, उल्टा सीधा मत समझ लेना। मछली जल की रानी है, जीवन का पानी। गुड शालिनी, गुड आंचल, गुड राबिया। राबिया अच्छे से पार्टिसिपेट करती है, कृतिका भी। सो क्या आ रहा है? स्टॉप, पता है तुमको इसका आंसर। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज। यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक होती है, मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती है? क्योंकि उनके हिस्से की ऑक्सीजन कौन खा जाता है? बैक्टीरिया। डी मत करना, वो प्लांट के केस में होता। ठीक, चलो। ए मुबारक हो, 15 क्वेश्चन नीट के तुमने लगा लिए, कांग्रेचुलेशन। किसी को कोई डाउट? नो मैम। बता, तुम्हारी डाउट पूछनी। अच्छा चलो, पॉलीब्रांड की कहानी सुनाती हूँ। अहमद खान है, अरे मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो। अहमद खान जो है वो क्या करते थे, पॉलीथीन का काम था उनका। ठीक है, पॉलीथीन बनाने का काम था उनका। तो पॉलीथीन बनाते थे, देन ही रियलाइज कि पॉलीथीन बहुत पॉल्यूशन करता है। ठीक है, उनको ये रियलाइज हुआ, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं पॉलीथीन की मदद से ये जो वेस्ट जनरेट हो चुका है, मैं इसका कुछ करूं, इस वेस्ट को किसी तरीके से ढंग से यूज करूं, क्योंकि उन्होंने जो इतना ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूट कर दिया है पॉल्यूशन में, वो उसको सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलीथीन वेस्ट जो था, वेस्ट पॉलीथीन था, उसको मॉडिफाई करा। किसमें? एक मटेरियल में जिसको कहते हैं पॉलीब्लेंड। पॉलीब्लेंड करके एक मटेरियल है जो बेसिकली पाउडर सा उन्होंने बना लिया, जो पॉलीथीन के वेस्ट से बना है। इतनी बात समझ आई? यो मैम। अब पंजाब में दो नाम बड़े कॉमन है, एक है पॉली और दूसरा है बिट्टू। तो मेरे को कैसे याद है, पॉली और बिट्टू है बेस्ट फ्रेंड। मेरी फ्रेंड का नाम भी पॉली है, तो मुझे वैसे भी याद है। ठीक है, तो पॉली एंड बिट्टू आर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना इसलिए। तो पॉली ब्लेंड बन गया, अब मुझे बिट्टू बनाना है, राइट। तो फिर अहमद खान ने क्या किया, इस पॉली ब्लेंड को उन्होंने कहा इसको मिक्स कर दो, किसमें? इन बिटुमन में। बिट्टू लड़का है तो बिटुमन। बिटुमन क्या होता है? बेसिकली कोल होता है। किस लिए यूज होता है ये? बेसिकली टू ले रोड्स। वो रोड्स पे तुमने देखा है जब सड़कें बनती है तो काले काले से रंग का होता है, चिपचिपा सा, पैर रख दो तो चिपक जाते हैं। यस मैम। तो उन्होंने क्या किया, पॉलीब्लेंड का जो पाउडर था वो बिटुमन में मिला दिया। अब जो बिटुमन जो ये जो मिक्सचर बना, इससे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो रोड्स बनाते हैं। इससे जब रोड्स बनाए तो देखा गया कि इनसे जो रोड बने वो बने बहुत स्ट्रॉन्ग।
क्यों? क्योंकि अब उसमें पॉलीथीन था, पॉलीथीन बहुत स्ट्रांग है, तो वाटर पेनिट्रेशन नहीं होता था, वाटर पेनिट्रेट होने नहीं दे रहा, वो बहुत टाइम तक स्ट्रांग रहते हैं, तो ऐसे वाले रोड ज्यादा ड्यूरेबल तक स्ट्रांग रहते हैं। तो बेंगलोर में ये सारा कुछ उन्होंने बेंगलोर में किया है। कॉलेज का नाम क्या था? आरवी कॉलेज है, देखना। एक कॉलेज की मदद से उन्होंने किया है, मैं कॉलेज का नाम भूल गई, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आई थिंक आरवी कॉलेज है, एक बार चेक कर लेना प्लीज, मैं भूल गई हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, कॉलेज का नाम मैं भूल गई हूँ, कल बता दूंगी। ओके, तो बेंगलोर में उन्होंने क्या किया, अहमद खान ने पॉली और बिट्टू की दोस्ती करा दी। पॉली ब्लेंड, पॉलीथीन के बेस से उन्होंने पाउडर बनाया जो पॉलीथीन था, और उसको उन्होंने मिक्स कर दिया बिटुमेन के अंदर, उनको मिला के मिक्सचर से रोड्स बना दिए। वो रोड्स वाटर रेजिस्टेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए, और जितने भी रैक पिकर्स हैं जो ये वेस्ट मटेरियल पॉलीथीन का पिक करते हैं, उनको वो हर किलो के हिसाब से 6 रुपए देते हैं। मतलब उन्होंने उनकी वेज भी बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने इस चीज को रिस्पेक्ट किया कि ये मेरे काम में भी मदद कर रहे हैं। तो समझ आया अहमद खान जी का केस? आरवी कॉलेज। आरवी कॉलेज, ठीक बोल रही थी मैं, आरवी कॉलेज, थैंक यू। तो आरवी कॉलेज की मदद से बैंगलोर में उन्होंने ये काम किया। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। 2022 का पेपर उठाओगे तो तुमको मिल जाएंगे, समझ आई? स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yeah, ma'am. ओके, Done, ma'am. ओके, ओ बस, अरे वाह। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर जाना प्लीज। अच्छा नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, ये नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट लेना है, इसे करने में टाइम लगेगा। ले लिए? अरे स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा है हेमराज। साहिर, अनीश, स्क्रीनशॉट लो, एक बार मैं खुद से कराऊंगी। आंसर सही है तुम्हारा। डन? Done, ma'am. बस थोड़ा सा पार्ट रह गया 15 मिनट का, उसके बाद हम मैम आज की स्लाइड दिखा दोगे आप प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल आंसर, 1 मिनट, थोड़ा सा पार्ट